हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत छोटा सा एक टॉपिक कवर किया था और हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में स्टार्ट किए हुए थे। तो उसको थोड़ा सा हम लोग पीछे से ऐसे फिर से कैपेसिटेंस को हम लोग थोड़ा समझते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसको लोग हिंदी में कहेंगे धारिता। ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कि किसी भी चीज की कैपेसिटी, यानी कैपेसिटेंस को लोग दूसरी भाषा में कैपेसिटी कहेंगे। और कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? क्षमता उसकी। जैसे कि मान लो ये वाटर बोतल है, अगर इसमें 1/2 लीटर पानी आता है तो हम लोग कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी आधे लीटर की है, यानी इसकी वॉल्यूम जो है आधे लीटर की है, आधा लीटर से पानी आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बोतल 2 लीटर का है तो उसमें 2 लीटर की उसकी क्षमता है, 2 लीटर का पानी आएगा। ठीक है। तो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग क्षमता होगी। तो वो उसकी कोई भी चीज को कंटेन करने की, किसी भी वस्तु को रखने की उसकी जो क्षमता होगी वही उसकी कैपेसिटी कही जाती है या कैपेसिटेंस कहा जाता है। ठीक है। अब फिजिक्स की भाषा में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, इसका मतलब पानी से नहीं है, इसका मतलब आवेश से है, चार्ज से है। और वो चार्ज रखने की क्षमता किस में है? कंडक्टर में। जैसे ये कोई कंडक्टर हम लिए, ठीक है, तो इस कंडक्टर में, चालक में आवेश को रखने की जो क्षमता होगी, आवेश को कंटेन करने की जो क्षमता होगी, उसको हम लोग कहेंगे उसका कैपेसिटेंस। ठीक है। तो अब ये अलग अलग ये जो चालक की जो क्षमता है या इसकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसकी जो धारिता है, वो अलग अलग चालक में अलग अलग होगी। वो उसके कई चीजों पर डिपेंड करेगी, जैसे कि उसका आकार क्या है, ठीक है, उसकी आकृति क्या है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। सिंपली अगर हम आकार को देखें तो मान लो कि अगर छोटा कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा, बड़ा कंडक्टर होगा उससे तो उसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे भी बड़ा कंडक्टर होगा तो उसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते जाएंगे उसका कैपेसिटेंस जो होगा, यानी चार्ज को धारण करने की जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो किसी भी चालक में चार्ज को, आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। अब ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, आइए उसको समझते हैं। जैसे सिंपली एक, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, तो सिंपली एक वस्तु को अगर हम हीट दे, हीट, आप मतलब उष्मा, गर्म करें उसको, ठीक है, कोई वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो उसमें क्या बढ़ता है? उसका ताप राइज होगा। जैसे जैसे उसको गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे, वैसे उसका टेम्परेचर, तापमान जो होगा वो बढ़ेगा। सिंपली ये बात है, यानी हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज होगा। उसी प्रकार से अगर कोई चालक है और उस चालक को अगर हम आवेश देते हैं, आवेश, ठीक है, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, तो अगर हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश देने से भी इस चालक में कुछ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो आवेश देने से उस चालक का विभव बढ़ता है, यानी विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो उसका विभव यानी उसका पोटेंशियल जो होगा वो राइज करेगा, विभव बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे उसका विभव बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जितना आवेश देना चाहे उतना आवेश हम किसी चालक पर दे दें, ऐसा भी संभव नहीं है। किसी भी चालक की भी एक सीमा है कि उस पर कितना आवेश हम दे सकते हैं। ठीक है। तो वो सीमा क्या है? वही उसकी सीमा जो होगी उसकी धारिता कही जाएगी। जैसे कि इस पानी, जैसे इस बोतल की धारिता हो गई आधा लीटर, तो पानी थोड़ा सा डाले, फिर डाले डाले, लेकिन आधा लीटर से ज्यादा पानी इसमें हम नहीं रख सकते। इसकी धारिता आधा लीटर की है तो आधा लीटर ही पानी आएगा। उसी प्रकार से ये कोई चालक है तो उसमें जो हम आवेश दे रहे हैं तो उसमें आवेश कितना दे सकते हैं यह उसकी धारिता पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, हम देख रहे थे कि अगर जैसे यहाँ पर किसी वस्तु को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है। यानी हम सीधे ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो ताप है वो समानुपाती किसके होगा? हीट के होगा। यानी जो टेम्परेचर है वो हीट के समानुपाती होगा। हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकाल लेंगे, उष्मा निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा। उसी प्रकार से किसी वस्तु को अगर हम आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव बढ़ रहा है, तो डेट मीन्स कि उसका जो विभव होगा, विभव, ठीक है, विभव वो समानुपाती किसके होगा? आवेश के। यानी जैसे जैसे उस पर आवेश देंगे वैसे वैसे उसका विभव जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे ताप बढ़, जैसे उष्मा देने से ताप बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका अगर हम आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। तो विभव को हम भी से सूचित करें, विभव को हम भी से सूचित करते हैं, तो भी समानुपाती आवेश
क्यू के समानुपाती हो जाएगा। और इस तरह से भी बराबर, अगर हम एक प्रोपोर्शनल चिन्ह यहाँ पर हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो हम उसके जगह पर हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, और उसको लिखेंगे भी बराबर क्यू बटे सी। अब ये जो सी आया, वेयर यहाँ पर जो सी आया, सी इज इक्वल टू, इसी को हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक की धारिता। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, चालक की धारिता। तो ये जो चालक की जो धारिता आया, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट के रूप में आ रहा है, तो ये चूंकि कांस्टेंट के रूप में आ रहा है, दैट मींस कि सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, यानी किसी भी चालक की जो धारिता होगी वो बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी। तो ये अलग अलग चालक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जो भी चालक हम लेंगे उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो, यानी आवेश को रखने का जो उसकी कैपेसिटी होगी वो फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सी को अगर हम दूसरी तरह से लिखें, सी का अगर हम मान यहाँ पर निकालें, ठीक है, तो अगर हम धारिता को लिखें यहाँ पे, धारिता सी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्यू बटे भी। ठीक है, तो ये धारिता के लिए एक तरह से डिफिनेशन हो गया, धारिता का एक फॉर्मूला हो गया, सी बराबर क्यू बटे भी। और अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालें तो क्यू बराबर हो जाएगा सी इंटू भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले हैं, इसको याद रखें, कोई एक याद रखेंगे तो बाकी दो आसानी से हो जाएगा। जैसे भी बराबर क्यू बाई सी अगर आप याद रखते हैं तो इसी से आपका क्यू बराबर सी भी निकल जाएगा, या सी बराबर क्यू बाई भी निकल जाएगा। तो ये धारिता के लिए फॉर्मूला हो गया सी बराबर क्यू बटे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट, और इसका डायमेंशन भी निकालेंगे हम लोग। तो एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम्ब, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट, और कूलम्ब प्रति वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैराड। क्या कहेंगे इसको, फैराड, फैराडे नहीं लिखेंगे बल्कि फैराड लिखेंगे। ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। ठीक है, एक फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक फैराड कैपेसिटेंस, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 1 फैराड कैपेसिटेंस को परिभाषित करें। ठीक है, या एक फैराड बराबर क्या होता है, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, आपको याद रखना है एक फैराड बराबर कूलम्ब प्रति वोल्ट। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 फैराड कैपेसिटेंस किसको कहेंगे। 1 फैराड कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ देखना है कूलम्ब प्रति वोल्ट। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, यानी कोई भी चालक हो उसके विभव को अगर हम 1 वोल्ट से बढ़ाना चाहते हैं, 1 वोल्ट से, तो 1 वोल्ट से उसके विभव को बढ़ाने के लिए 1 कूलम्ब आवेश की जरूरत हो, या 1 कूलम्ब आवेश देना पड़े, या ऐसे कहें कि 1 कूलम्ब आवेश देने से किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ता हो। ठीक है, तो उस चालक का जो धारिता होगी वो धारिता 1 फैराड कही जाएगी। यानी फिर से समझिए, यानी किसी चालक को अगर 1 कूलम्ब आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ता हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कही जाती है। तो ऐसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 फैराड जो धारिता है, ये धारिता बहुत बड़ी धारिता है। ठीक है, इसलिए प्रायः हम लोग कैपेसिटेंस के अदर छोटे छोटे यूनिट्स उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे इसके यूनिट हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि पिको फैराड हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं उसके लिए आपको पिको फैराड, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 पिको फैराड, पी से लिख स्मॉल पी यूज करेंगे तो इसको पिको फैराड कहेंगे। इसका मान हो जाएगा 10 टू द पावर -12 फैराड। ठीक है, 1 नैनो फैराड तो 10 टू द पावर -9 फैराड। 1 माइक्रो फैराड तो 10 टू द पावर -6 फैराड। 1 मिली फैराड, ठीक है, 10 टू द पावर -3 फैराड। तो ये सब जो है इसके छोटे छोटे यूनिट्स है जिसका उपयोग हम लोग प्रायः करते हैं, क्योंकि 1 फैराड कैपेसिटेंस बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है, तो इसलिए हम लोग उसके छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ पर उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब चाहिए इसका हम डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा उसको हम लोग थोड़ा निकालते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का इसी पे देख लेते हैं डायमेंशन इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन, तो लिख देते हैं यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ सी।
ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है सी का डायमेंशन के लिए, सी बराबर क्यू का डायमेंशन अपॉन भी का डायमेंशन। ठीक है, ये दोनों का डायमेंशन रख करके डिवाइड कर देंगे तो सी का डायमेंशन हमारा निकल जाएगा। तो क्यू का डायमेंशन क्या होगा, क्यू का डायमेंशन हो जाएगा ए टी, और फिर हो गया भी। तो भी क्या है हमारा, भी बराबर, भी जो है वो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं डब्ल्यू बटे क्यू नट से। दैट मीन्स की वर्क का डायमेंशन और फिर अपन क्यू नट का डायमेंशन डिवाइड कर देंगे तो भी का डायमेंशन निकल जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन ml2t-2 और चार्ज का डायमेंशन at। तो इस प्रकार से अगर इसका देखेंगे तो ml2t-3 a-1, तो उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे ml2t-3 और फिर a-1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हमारा भी का निकल गया, और इसी को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा सी का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा m-1 l-2 t, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और +1 मिलकर के 4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा a2। तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस का डायमेंशन हमको मिल जाएगा m-1 l-2 t4 a2। तो ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस का डायमेंशन, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला और कैपेसिटेंस का यूनिट। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। कभी इसका यूनिट पूछ देगा, कभी डायमेंशन पूछ देगा, कभी फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस को हम लोग समझ लिए, तो कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C बराबर Q बटे V, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी गोलीय चालक है, कोई एक स्फीयर है, अब एक स्फीयर यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, एक स्फीयर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया हम। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो r है, r रेडियस हो गया, ये स्फीयर हो गया। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है। ठीक है, इस गोलीय चालक की, तो सबसे पहले कि मान लेते हैं कि इस पर हम Q आवेश देते हैं। ठीक है, इस पर आवेश हम Q दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही इस पर हम Q आवेश देंगे तो इस पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, अगर हम इस पर Q आवेश देते हैं। ठीक है, तो Q आवेश देंगे तो इस गोलीय चालक पर विभव यहाँ पर लिख सकते हैं, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, तो V के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r। ठीक है, तो जैसे ही ये कोई गोलीय चालक हो गया और इस गोलीय चालक की त्रिज्या r है और इस पर Q आवेश दिया गया है, तो इसके सरफेस पर जो विभव होगा वो विभव का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अब इसका ये विभव हो गया। अब विभव हो गया तो आसानी से इस पर हमको पता है कि इस पर Q आवेश हमने दिया है, इसके पृष्ठ पर विभव इतना है, डेट मीन्स कि हमारे पास Q का भी पता चल गया और V का भी पता चल गया, तो आसानी से इसकी धारिता हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो गोलीय चालक की धारिता, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V, और ये हो गया Q, और V का मान रख लेते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q बटे R। ठीक है, तो यहाँ Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा, और ये बट्टे का बट्टा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πε0 इंटू R, तो ये उसकी धारिता हो जाएगी गोलीय चालक की। ठीक है, 4πε0 इंटू R, जहां R जो हो गया गोलीय चालक की त्रिज्या हो गई
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हमको कोई भी गोलीय चालक हो, गोले के आकार का हो, अगर उसकी धारिता निकालनी है तो आसानी से इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो अगर जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ये जो यहाँ पे आ रहा है हमारा कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो गोलीय चालक है वो गोलीय चालक एयर में रखा गया है या वैक्यूम में रखा गया है, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए हम लोग परावैद ये जो हमारा माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि वो जो गोलीय चालक है वो पानी के अंदर रखा गया हो, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, कोई भी परावैद्युत माध्यम हो सकता है। तो अगर वो परावैद्युत माध्यम में रखा गया हो तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर परावैद्युत परावैद्युत माध्यम परावैद्युत माध्यम के लिए। तो अगर परावैद्युत माध्यम के लिए लिखें तो C बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। अब इसी में जो होगा K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां K क्या हो गया, माध्यम का परावैद्युतांक, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे K बराबर माध्यम का परावैद्युतांक, जो भी माध्यम होगा माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। अगर या हम इसी फॉर्मूले का भी हमेशा ही उपयोग कर सकते हैं, अगर उसमें क्या होगा कि अगर माध्यम एयर दिया गया हो या वो ये निर्वात हो तो के का वैल्यू 1 हो जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि के इज इक्वल टू 1 किसके लिए, वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू अगर हम 1 कर देंगे तो फिर हमको वही मिल जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, वही फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे अब आप सोच रहे हो कि 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि बार बार आप 4 और पाई और एप्सिलॉन का वैल्यू रख करके कैलकुलेट करेंगे हर एक क्वेश्चन में तो फिर डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले जैसे पढ़े हुए हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁹ होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी होती है, और इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये चूंकि इनवर्स अगर इसको उलट दे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इनवर्स हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, और ये सब यूनिट्स जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारे यूनिट्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया होगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहां पर भी होगा, ठीक है, इसके जगह पर, तो इसके जगह पर आसानी से हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम उसके जगह पर 1/9 इंटू 10⁹ यूज करके और तब हम कैपेसिटेंस का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये मतलब देखो स्टेप वाइज अगर हम करेंगे तो चीजें काफी आसान है, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो समझना हो तो स्टेप वाइज पढ़ोगे, सब इस तरह से सिमिलर एक एक के बाद एक, तो सब चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा रिलेट करते हुए। ठीक है, तो अब ये गोलीय चालक की हम धारिता निकाला, तो अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एक पृथ्वी को भी एक हम गोलीय चालक मान लेते हैं। ठीक है, अर्थ जो है वो लगभग गोल है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी को भी एक गोलीय चालक माना जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये भी आपको जानना है। तो उसको हम लोग यहाँ पर एज एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर वो लिखते हैं कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की धारिता, पृथ्वी की धारिता। ठीक है, तो अब पृथ्वी की धारिता कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो, जैसे अर्थ की जो त्रिज्या होती है, मान लिया अर्थ हो गई, ठीक है, तो अर्थ की जो त्रिज्या होती है, ये अर्थ का रेडियस r हो गया, ये 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, ये राउंड फिगर में लगभग 6400 किलोमीटर होती है।
ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। तो अगर हम पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला माने, ठीक है, फिर से समझिए, अगर पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला माना जाए तो उस गोले की धारिता निकालनी है हमको, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी की धारिता तो पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर फॉर्मूला हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हियर लिख सकते हैं, हियर के इज इक्वल टू 1, क्योंकि पृथ्वी जो वो तो निर्वात में है, ठीक है, तो निर्वात में तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹9, ठीक है। और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर तो उसको मीटर में बदलेंगे, तो 10 का पावर 3 से गुना कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा इसमें हम लोग जीरो को पावर को एक साथ कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 64/9 इंटू, बाकी देखो 10⁻³ और ये 10⁻², मिल करके हो जाएगा 10⁻5, और ये 10⁻ जो 9 है ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻9, और कैपेसिटेंस है तो इसका यूनिट हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर फैराड, ठीक है। बाकी सारा यूनिट कट कटा करके उतना कन्वर्ट हो जाएगा फैराड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डिवाइड करते हैं 9 से 64 में, तो 9×7 = 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक, फिर ये 10 हो जाएगा तो नेट डिवाइड होगा, फिर 1, ऐसे 1 1 आते रहेगा। हम यहाँ पे इसको ड्रॉप आउट करते हैं, यानी 7.11 ले लेते हैं, और 10⁻ जो हो गया 10⁻⁻9 में से 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 फैराड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और इसको हम चेंज करते हैं, ये जो डिसमल है, ये डिसमल को हम उधर ले जाएंगे, तो दो, जैसे अब यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा 711, और डिसमल हम 2 प्लेस उधर खिसका दिए, तो ये उसमें 100 से और डिवाइड हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। डेट मीन्स की अर्थ की जो कैपेसिटी हो गई वो 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। 711, इसको फिर से लिख देते हैं, 711 माइक्रो फैराड, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं, तो 10⁻⁻6 फैराड यानी माइक्रो फैराड हो गया। तो अर्थ की कैपेसिटी हो गई 711 माइक्रो फैराड। ये फिगर याद रखिएगा, फैक्ट है, और ये एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, ठीक है। तो 711 माइक्रो फैराड याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसको एग्जाम्पल को बताने का उद्देश्य क्या है, एग्जाम्पल को बताने का उद्देश्य आपका ये है कि आप ये समझिए कि कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस जो है एक फैराड, वो कितनी बड़ी राशि है, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या वो 6400 किलोमीटर है, इसके बावजूद भी उसकी जो धारिता है वो 1 फैराड तक नहीं है, 711 माइक्रो फैराड ही है। इसका मतलब हुआ कि 700 माइक्रो फैराड जो ये 1 फैराड जो धारिता है वो बहुत बड़ी राशि हो गई, बहुत बड़ी धारिता हो गई, उतनी धारिता पृथ्वी की भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम सूर्य का निकालें तो उसकी भी धारिता जो होगी वो 1 फैराड नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी अगर गोलियां, आकार की गोलियां, कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड आप जो सोच सकते हैं उसकी धारिता आप इस फॉर्मूला के उपयोग करके उसकी धारिता आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अभी क्या है कि इसमें जो है हमने आपको कैपेसिटेंस का हमने डिफिनीशन देखा, उसका यूनिट डायमेंशन समझा, यूनिट को भी हमने डिफाइन किया, गोले का धारिता निकाला, और फिर पृथ्वी की धारिता हमने निकाली, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग कि ये जो कैपेसिटेंस है, किसी भी वस्तु की जो धारिता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। धारिता, ठीक है, तो किसी वस्तु की जो धारिता है किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, किसी भी कोई भी चालक है, गोलीय चालक है, तो किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। सबसे पहला हो जाएगा उसका, उसके आकार पे,
साइज पे, ठीक है, साइज, ठीक है। तो छोटे गोले की जो छोटे जो चालक होगा उसकी धारिता कम होगी, बड़ा चालक होगा उसकी धारिता बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे आकार बड़ा होगा चालक की धारिता जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो चालक के आकार पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके आकार को जैसे जैसे बड़ा करेंगे, आकार बड़ा होगा, जैसे आकार आकार बड़ा होगा, ठीक है, तो उसकी धारिता जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी, इसकी धारिता भी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। दूसरा दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, आकृति पर, शेप, ठीक है, शेप पर, यानी वो जो चालक है उसका शेप कैसा है, ठीक है, वो किस तरह का है। तो शेप यानी आकृति बदलने से भी चालक की धारिता जो है बदल जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई चालक है, उसका आयतन सेम है, जैसे वो घन के आकार का है, ठीक है, तो घन के आकार के उसकी ऐसे मान लो कि उसका शेप हो गया घन के आकार का है। अब इसी आयतन के बराबर हम गोलीय चालक बना दें, ठीक है, तो उसकी धारिता भी जो है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। तो जितना ही स्मूथ सरफेस रहेगा धारिता जो होती है उतनी ही ज्यादा होती है, चिकना सरफेस होगा तो उसकी धारिता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो दोनों का आयतन सेम है बट आकृति बदल देंगे तो धारिता भी उसकी बदल जाती है, ठीक है। ये दूसरी चीज। तीसरा, आसपास के सराउंडिंग्स पे, ठीक है ना, यानी क्या कहेंगे, परिवेश पे, परिवेश, ठीक है, परिवेश या ऐसे लिखते हैं परिवेश के माध्यम पर, ठीक है, परिवेश के माध्यम पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चालक है, अब इस चालक के चारों ओर का माध्यम कैसा है, अगर वो वायु में है तो वायु में है तो इसलिए उसकी धारिता जो होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगी। लेकिन अगर उसके चारों तरफ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि जल हो गया या कोई तेल हो गया, उसमें उस चालक को रखा गया है, ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा तो उसकी जो धारिता हो जाएगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। डेट मीन्स की उसकी जो धारिता वो के गुनी बढ़ गई, यानी अब उसका जो परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम का उतनी गुनी उसकी जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस के पर भी उसकी धारिता जो होगी वो माध्यम पर भी उसकी धारिता निर्भर करेगी, ठीक है। एक तो इस पे, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या है, चौथा है कि चालक के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, निकट चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, उपस्थिति पर, ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये जो पॉइंट्स है इसमें मुख्य रूप से ये जो हमारा पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना अब इसी पर आधारित हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड होगा। चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, ये क्या कहता है कि जैसे आप सपोज करो कि अगर कोई आप एक चालक लेते हैं, ठीक है, अब इस चालक को आप आवेश दे रहे हैं, यहाँ पर इसको आवेश आपने दे दिया, ठीक है, इसकी धारिता जितनी थी, इसकी कैपेसिटी जितनी थी, ठीक है, 2 पिको फैराड 4 पिको फैराड जितनी थी उतनी आवेश आपने इसको दे दिया। अब उससे ज्यादा आवेश इस पर आप नहीं दे सकते, इसकी धारिता के बराबर इसका आवेश दिया जा चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके बगल में सेम इसी प्रकार का इसी के आकार का एक दूसरा अनावेशित चालक ला करके रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरा चालक कैसा, अनावेशित और सेम इसी के आकार का इसी के बराबर का, ठीक है ना, समान आकार का हम एक अनावेशित चालक इसके बगल में ला करके रखते हैं, टच नहीं करेंगे, जस्ट इसके बगल में ला करके रख देंगे, यानी थोड़ा सा क्लोज रखेंगे, ठीक है ना, क्लोज यानी थोड़ा सा मतलब जितना क्लोज हो सके लेकिन टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ला करके रखेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि अब ये जो जो आवेशित चालक है ये इस पर प्रेरण करेगा, यानी विद्युतीय प्रेरण की घटना होगी, और प्रेरण की घटना के फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो धन आवेशित चालक है इसके जितने भी ऋण आवेश होगा उन सारे ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो फलस्वरूप इसमें क्या होगा, प्रेरण की घटना, इंडक्शन आप लोग सबसे शुरू में ही आपको पढ़ाए थे प्रेरण की घटना, तो उसमें क्या होगा कि ये जितना प्लस आवेश, ये जो प्लस आवेश है इसके सारे ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ऋण आवेश इसके खींच करके इसके सामने वाले पृष्ठ पर आ जाएंगे, और जितने धन आवेश है वो ऑटोमेटिक इसके अपोजिट सरफेस पर जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना जो अनावेशित चालक जो उसके बगल में हम ला करके रखेंगे उसमें होगी। तो
ये ऋण आवेश जो हो गया ये इधर आ गया और धन आवेश उधर आ गया। तो अब ये क्या होगा कि ऋण आवेश जो होगा वो मिल करके विभव को ऋणात्मक बनाएगा, ठीक है, और विभव को ऋणात्मक बनाएगा तो फलस्वरूप ये जो पूरा ये अब मान लेते हैं कि पहले एक चालक था अब दूसरा चालक आ गया, तो ये मिल करके चूंकि अब दोनों का आपस में इंटरेक्शन होने लगा, तो इंटरेक्शन होने के फलस्वरूप क्या होगा कि ये दोनों मिल करके एक निकाय बन जाएंगे, और निकाय बन जाएंगे तो इसका विभव जो होगा वो माइनस में और इसका विभव जो है वो प्लस में है। तो इस प्रकार से ये माइनस में चाहे जितना विभव, सपोज करो कि अगर ये 10 वोल्ट बना रहा है और ये मान लेते हैं कि -2 वोल्ट बना रहा है, तो 10 में से 2 वोल्ट तो कम हो गया, ठीक है, तो 10 में से 2 वोल्ट कम हो गया तो इसकी कैपेसिटी जो होगी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, यानी वहां पर क्या होगा कि थोड़ा सा और उस पर हम आवेश पहले की तुलना में ज्यादा दे सकते हैं, जबकि हमने इस पर कुछ इसको कहीं कुछ किया नहीं है, बस हमने ये चालक रख दिया और उसके कारण इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी धारिता बढ़ गई। इसकी धारिता को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, अगर ये वाला जो अनावेशित चालक है, अगर इस अनावेशित चालक को अगर हम ग्राउंडिंग कर दे, ग्राउंडिंग मतलब कि जमीन से इसको संपर्क कर दे, भूधृत कर दे, इसको हिंदी में कहते हैं, या भूधृत कर देना, ग्राउंडिंग कर देना, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जितना भी प्लस चालक है, ये प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, ये सब आवेश जो होगा वो जमीन में चला जाएगा, लेकिन ऋण आवेश नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऋण आवेश जो है इस चालक द्वारा आकर्षण में है, वो इसको आकर्षित किए हुए है वो, तो इसलिए ऋण आवेश नहीं जाएगा, लेकिन धन आवेश इसमें चला जाएगा। अब जब धन आवेश चला जाएगा तो इस प्रकार से इसमें कोई धन आवेश यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है, तो कोई धन आवेश नहीं बचेगा, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ऋण आवेश होगा। अब सिर्फ ऋण आवेश होने से इसका विभव केवल माइनस में रहेगा, ठीक है, और ये इसको हम हटा लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि पूरा ऋण विभव, तो इसके कारण से क्या होगा कि केवल ऋण विभव ही रहेगा, ये प्लस के कारण कोई हमको धनात्मक विभव नहीं मिलेगा, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर अगर ये जो ग्राउंडिंग नहीं किए थे तब उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, ग्राउंडिंग कर दिए तो पूरा ये ऋण विभव ही हो गया, तो उसके कारण इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी और भी बढ़ गई। तो इसका मतलब कि चालक के निकट कोई अन्य दूसरा चालक ला करके रख देने से भी उस चालक की जो प्राथमिक, ये मान लो कि हमारा प्राइमरी कंडक्टर हो गया जिसको हम पहले से आवेश दिए हुए हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो कंडक्टर होगा उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारिता है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चौथा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा जैसे अगर इसके नजदीक में ये दूसरा चालक जो हम ला करके रखते हैं, ये पूरा मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, ये पूरा मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, और इसी रचना को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, इसी रचना को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है ना, यानी इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग संधारित्र, इसको कहेंगे हम लोग संधारित्र, ठीक है। तो ये पूरा रचना जो है, ये पूरा निकाय जो है वो संधारित्र कहा जाएगा, कैपेसिटेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग जो भी है, अब ये इसी पर आधारित, अब हमारा चौथे पॉइंट पर आधारित हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो संधारित्र, इसी टॉपिक पे हमारा आधारित होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं संधारित्र के बारे में थोड़ा सा फिर से हम लोग जानते हैं संधारित्र के बारे में। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। अब ये कैपेसिटेंस को हम लोग साधारण भाषा में कैपेसिटर भी कहते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर या कहे या उसको कैपेसिटेंस कहे, ठीक है। तो सॉरी कैपेसिटर, हाँ ठीक है, नहीं नहीं कैपेसिटेंस नहीं, धारिता नहीं, कैपेसिटर कहेंगे इसको, एक मिनट, कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र और कंडेंसर, दूसरा नाम हो गया उसका कंडेंसर, ठीक है। तो ये नाम बहुत ही प्रचलित है और लगभग सब स्टूडेंट्स इसका नाम जरूर सुने होंगे, कंडेंसर। लगभग हर एक जो भी मूविंग, जो बिजली से जो भी चलने वाली जो डिवाइसेज है, अप्लायंसेज है, जो बिजली से चलती है, मूव करती है, उन सारे में लगभग लगा होता है, या जो मूव नहीं करती है उसमें भी लगा होता है कंडेंसर। जैसे पंखा है, सिंपल है, पंखा में आप बैटरी जैसा देखोगे एक लगाया जाता है, वही कैपेसिटर है, उसी को कंडेंसर कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है।
उसी तरह से उसी प्रकार से मतलब लगभग हर डिवाइस में, चाहे रेडियो का सर्किट हो, टीवी का सर्किट हो, मोबाइल का सर्किट हो, कंप्यूटर का सर्किट हो, मदरबोर्ड किसी का भी उठा लीजिए, सब में वो लगा रहता है कैपेसिटर। बिना कैपेसिटर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बन सकता है, इतना जान लीजिए। ठीक है। इसके अलावा गाड़ियों के इग्निशन सिस्टम है, जैसे कि सेल्फ सिस्टम होता है कि तुरंत गए चाबी चाबी लगाए घुमाए और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऐसे सेल्फ मारे गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उसमें भी क्या होता है, कैपेसिटर होता है। बिना कैपेसिटर को गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है। जैसे आप सिंपली आप देखिए पंखा में से कैपेसिटर निकाल लीजिए और तब पंखा को ऑन करके देखिए, चलेगा ही नहीं। ठीक है ना। उसको आप हाथ से थोड़ा सा घुमाइएगा तो धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है, लेकिन वही कैपेसिटर लगा दीजिए और स्विच ऑन कीजिए, घूम से एकदम स्टार्ट होता है। ठीक है ना, काफी फराटेदार वो चलने लगता है। ठीक है। तो ये कैपेसिटर का रोल होता है। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर कहते किसको है? कैपेसिटर जो होता है एक चालक की ही एक व्यवस्था होती है, जो कि आवेश को संचित करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। और जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत इंस्टेंटली जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज को फ्लो कराता है। ठीक है, जब भी जरूरत होगी, जहां पे जरूरत होगी, बहुत इंस्टेंटली और तेजी से मतलब चार्ज को उपलब्ध करा देता है। ठीक है, यही इसका काम होता है। यानी जो भी ये सर्किट में ऐसे लगा हुआ है तो चार्ज को स्टोर किए हुए है, और जब भी जरूरत होगी तो फिर उतनी मात्रा में वो चार्ज को तुरंत वो एक्सप्लोर कर देगा, चार्ज को दे देगा। ठीक है, जिससे हमारा सर्किट में अचानक से उतना चार्ज मिलेगा और इस तरह से मतलब पंखा जो है स्टार्ट हो जाएगा, या सेल्फ मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब उसी की बदौलत हो पाता है। ठीक है, तो चार्ज को स्टोर करने का काम जो होता है वो कैपेसिटर करता है। लेकिन अब चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये कैपेसिटर, तो वहां पर डिफाइन कैसे करेंगे, वहां पर कैसे डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को, उसको समझते हैं। कैपेसिटर के बारे में अभी उन्होंने क्या देखा पीछे, कि कैपेसिटर जो है वो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट हो गया, दो कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि कंडक्टर के शेप को, यानी उसके साइज को, शेप नहीं, उसके साइज को बिना चेंज किए हुए उसका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया जाता है। कैपेसिटेंस उसका कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन उसके शेप या उसके साइज को हम चेंज नहीं करेंगे। तो बिना शेप और साइज को चेंज किए हुए अगर किसी भी चालक की धारिता को बढ़ा दी जाती है तो ये व्यवस्था जो होती है वो कैपेसिटर कही जाती है। ठीक है। तो कैपेसिटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका प्रिंसिपल भी हम लोग समझे। थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, कि जैसे एक चालक हो गया, उस चालक को हमने यहाँ पर आवेश दिया हुआ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना आवेश हमने इसको दे दिया है। ठीक है, और उसके नजदीक में अब क्या करते हैं कि सिमिलर उसी तरह का एक दूसरा चालक ला करके रख देते हैं जो कि अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं दिया गया है। तो जो दूसरा जो हम जैसे ही उस पे चालक को हम ला करके रखते हैं, दूसरा सिमिलर चालक जैसे ही हम ला करके रखते हैं, ठीक है, उसके नजदीक में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इंडक्शन होता है, और इंडक्शन होने से दूसरे चालक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ऋण आवेश के कारण ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। जितना इसका पोटेंशियल पहले था, अब ये उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। मान लो कि प्लस में पोटेंशियल था और ये माइनस में पोटेंशियल हो गया, तो इस निकाय का पोटेंशियल घट जाता है, और निकाय का पोटेंशियल घटेगा तो हम लोग क्या पढ़े थे, C बराबर Q बटे V, डेट मीन्स की C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यानी अगर V का मान घटेगा, V का मान कम होगा, तो C का मान जो होगा वो कैपेसिटेंस का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही V का मान घटता है तो C का मान बढ़ जाता है, यानी C कैपेसिटी जो होती है पहले की तुलना में बढ़ जाती है। अगर इसको ग्राउंडिंग कर दे तो ग्राउंडिंग कर देने से इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस ग्राउंड में चला जाएगा, तो फिर उसके हिसाब इसके बाद से इसका पोटेंशियल और भी माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, और इस तरह से इसका कैपेसिटेंस पहले की तुलना में और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इन दोनों चालकों के बीच जो स्पेस है, अगर इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे पेपर लगा दिए, माइका लगा दिए, प्लास्टिक लगा दिए, रबड़ लगा दिए, कुछ भी, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर रख दे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देने से भी उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो इसका तो पहले था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेकिन अब बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम आ गया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस प्रकार से इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स और भी बढ़ जाएगा।
यानी जितना भी उसका डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा, यानी जो परावैद्युत माध्यम है, इसका परावैद्युतांक जितना होगा, जैसे अगर 5 है तो 5 गुना, 6 है तो 6 गुना, 10 है तो 10 गुना, 3 है तो 3 गुना, तो जितना भी उसका परावैद्युतांक होगा उतना गुना उसकी जो धारिता होगी वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर जो होता है हमारा कैपेसिटर काम करता है। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। कैपेसिटर का सिंबल, तो कैपेसिटर का सिंबल हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसे बैटरी में हम लोग 2 लाइन खींच कर कैसे दिखाते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर में 2 लाइन खींचते हैं। बट अंतर क्या है कि कैपेसिटर के जो दोनों लाइन होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, एक 2 प्लेट होगा, तो दोनों इसके जो प्लेट होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर हो गया। एक दूसरे तरह का कैपेसिटर ऐसे भी होता है, ठीक है, जिसमें जैसे ये वाला जो कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू जो होगी फिक्स्ड होगी। ठीक है, यानी जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, तो उतनी ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। बट ये वाला जो कैपेसिटर होगा, इसमें एक और हो सकता है, इसकी वैल्यू जो होगी वेरिएबल होगी, यानी इसके कैपेसिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाएगा, वेरिएबल। तो इसका एक रेंज होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इतना माइक्रोफैराड से इतने माइक्रोफैराड के बीच होगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का ऐसे हम लोग सिंबल दिखाएंगे, और फिक्स्ड वैल्यू वाला कैपेसिटर का ऐसे सिंबल हम दिखाते हैं। प्रायः जो आप रेडियो में आप जो नव घुमाते हैं स्टेशन पकड़ाने के लिए, ठीक है, या साउंड वाला, तो वो जब वो सभी जो होते हैं वो सब कैपेसिटर ही होते हैं। कैपेसिटर के द्वारा ही उसको हम चेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना, वहां पर चेंज करके उसको मैच कराते हैं, तो वहां पर वेरिएबल कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके सिंबल होते हैं। तो हमको जो है कैपेसिटर में यहाँ पर नेक्स्ट, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखो 3 तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, अगर हम उसके शेप के आधार पर अगर देखें, ठीक है, तो लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको कहेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी गोलीय संधारित्र। तीसरा सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, यानी बेलनाकार संधारित्र। तो ये 3 तरह के हमारे पास संधारित्र हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। लेकिन इन 3 संधारित्रों में, कैपेसिटर्स में, हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हमारे सिलेबस में दिया गया है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत पहले हम लोग पढ़े थे प्लेट वाला, ऐसे कुछ हमने एक रचना बनाई थी, और इस प्लेटों के बीच जो स्पेस है, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं प्लस हो गया, ठीक है, और एक मान लो कि माइनस हो गया। ठीक है, दोनों का कैपेसिटी एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो हम लोगों ने बीच वाले पॉइंट पे, आजू बाजू वाले पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट किया हुआ था। तो उसमें हम लोग देखे थे कि बीच में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस के कारण ऐसे बाहर की तरफ और माइनस के कारण भी बाहर की तरफ, इसके अंदर की तरफ, तो दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना हो जाता है, एक ये पहला प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E1 प्लस E2। तो इस प्रकार से ये हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नट और फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नट। तो दोनों को जोड़ते हैं
तो यहाँ पर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम लोगों ने जब हम गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे थे, तो गॉसेस थ्योरम पढ़ने के दौरान हमने इस चीज को कवर किया हुआ था। आपको उस टाइम हमने ये चीज बताया हुआ था कि इस चीज की जरूरत हम लोग कैपेसिटर में करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपको रिकॉल हो, इसलिए हमने आपको ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम लोग चलते हैं। इसको आप इसको पीछे के वीडियो में जा करके देख सकते हैं, जहाँ पर गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन बताया गया है। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में वहां पर इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने, ठीक है। तो उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट हम एक कैपेसिटर बनाते हैं। हम ये एक प्लेट ले लिए और एक ये ऐसे प्लेट, हम सामने का व्यू ऐसे ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लेट जैसा नहीं बल्कि एक सामने का व्यू ले रहे हैं। ये एक प्लेट हो गया, इस प्लेट को नाम देते हैं एक्स, इस प्लेट का नाम देते हैं हम वाई, ठीक है। ये दो प्लेट हो गए। इस प्लेट पर जो है आवेश यहाँ पर दिया जा रहा है प्लस आवेश। एक ही प्लेट पर आवेश दिया जाता है, जैसे ये आवेश है इस पर आवेश दिया जा रहा है, क्यू आवेश दिया गया है इस पे, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हो गया ए, और यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो हो गई डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी हो गई, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब से यहाँ पर प्लस आवेश दिया गया तो इंडक्शन होगा, ये उसके काफी क्लोज रखा जाता है। प्रैक्टिकली ये जो डिस्टेंस होता है कैपेसिटर में, वो मतलब 1.5 से 2 mm होता है, ठीक है ना। 1.5 से 2 mm या ज्यादा 3 mm, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये इंडक्शन होगा, और इंडक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज इस दूसरे प्लेट पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो ग्राउंडिंग कर देने से क्या होगा कि इसके दूसरे सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडिंग के थ्रू जमीन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्ट्रक्चर, मतलब फिजिक्स की भाषा में कहे तो उसका एक लेआउट ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें बीच में हम कुछ नहीं ले रहे हैं, यानी हम ये मान रहे हैं कि बीच में जो है वो एयर ही भरा हुआ है, एयर है या वैक्यूम है, एयर ही भरा हुआ है। अभी हम डायलेक्ट्रिक मीडियम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। डायलेक्ट्रिक मीडियम का हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एयर भरा हुआ है। अब क्या है कि अब इस पर क्यू चार्ज दिया गया, तो क्यू चार्ज दिया गया तो इसके कारण अब इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। एक पॉजिटिव ये प्लेट है, इसके कारण भी डेवलप होगा, ये माइनस है तो इसके कारण भी डेवलप होगा। तो सेम वही चीज, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसको हम लोग मान लेते हैं E1, और निगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, ये हो गया E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, यही ना होगा दोनों को जोड़ करके। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो दोनों के डायरेक्शन में, यानी दोनों का तो एक ही डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि चालक प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ दिए, तो एक हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। भैया सिग्मा क्या है, आगे लिख देते हैं सिग्मा को, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मान कितना हो जाएगा, तो Q बटे A। जैसे उसका एरिया, प्रत्येक प्लेट का एरिया A है और उस पर Q आवेश दिया गया है, तो Q आवेश दिया गया है, तो Q आवेश में एरिया A से डिवाइड कर देंगे तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल जाएगा, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटे A, और अगर Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू A, ठीक है। तो ये उसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया कि ये कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसका मान हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा सिग्मा का मान हो गया Q अपॉन A,
या Q बराबर सिग्मा इंटू ए, ये दो चीज निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो हम आसानी से इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट है तो निश्चित रूप से विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो आप एक चीज रिकॉल किए, पहले से आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, ये आपको पहले से पढ़ाया गया है। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर dV की जगह पर V हो गया और dr डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस की जगह पर d हो गया। तो इस प्रकार से अगर V का मान निकालिएगा तो E इंटू डी हमको मिलेगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। यानी V इज इक्वल टू हम यहाँ पर यूज करेंगे V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी गुना कर लेंगे तो हमारा विभवांतर निकल जाएगा। तो E का मान कितना है, E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नट और इंटू डी। और अगर हम V का मान, अगर ये सिग्मा का मान रखें तो इसलिए V बराबर सिग्मा का मान रखेंगे तो Q बाई ए होगा, तो Q बाई ए होगा तो ये हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नट इंटू डी। तो ये हमारा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। अब विभवांतर निकल गया तो आसानी से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा काम। यहाँ पे आते हैं तो इसलिए संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है। बस अब यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ऊपर में Q रहेगा और नीचे V का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो QD अपॉन A एप्सिलॉन नट, ये हो जाएगा QD और अपॉन A एप्सिलॉन नट। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर C का मान हो जाएगा A एप्सिलॉन नट अपॉन डी, थोड़ा सा इन्वर्स हो जाएगा ये। तो ये हमारे चालक की, ये संधारित्र की धारिता हो जाएगी A एप्सिलॉन नट अपॉन डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता A एप्सिलॉन नट अपॉन डी। अब ये थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेना कैसे कैसे लिखा हुआ, वैसे वैसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि अगर मान लो कि हमने तो ये लिया हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच जो है वो माध्यम एयर है, ठीक है। माध्यम कुछ और भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच अगर मान लो कि माध्यम जो है वो, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम जो है वो परावैद्युत है, परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, जैसे कुछ उसमें हम माइका भर दिया, बर्फ भर दिए या रबड़ भर दिया, प्लास्टिक भर दिया, पेपर भर दिए, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो कि माध्यम परावैद्युत हो तो परावैद्युत माध्यम के लिए लिख सकते हैं परावैद्युत, यहाँ पर परावैद्युत, परावैद्युत माध्यम के लिए, ठीक है। तो अगर परावैद्युत माध्यम के लिए लिखें तो C बराबर ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नट अपॉन D इंटू के, क्योंकि परावैद्युत माध्यम का यहाँ पर जो कांस्टेंट हो गया वो K हो गया, तो K से यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से A एप्सिलॉन नट अपॉन D इंटू के हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो जितना गुना, जैसे मान लो कि अगर उसका परावैद्युतांक अगर 6 है, जैसे माइका का होता है, तो 6 अगर माइका भर दिया गया तो 6 गुना उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर जितना भी हो सके, जो भी परावैद्युत हम इसे भरेंगे उसके हिसाब से उसका के का जो भी वैल्यू होगा उतना गुना जो होगा उसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया पूरा। ये 5 मार्क्स में निकालने के लिए आता है और इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे।
में एक चीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा और इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो गया फॉर्मूला हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। तो डेट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है यानी उसकी जो धारिता जो है कैपेसिटेंस, तो उसकी जो धारिता है सी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। डेट मीन्स कि उसका जो एरिया होगा जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। और दूसरा चीज कि उसको उसके दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी हो गई, ये डी का मान जितना ही कम होगा सी का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो डी का मान कम से कम होना चाहिए और एरिया का मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए आप देखो कि कोई अगर आपके पास घर में कोई खराब अगर कैपेसिटर हो, आप उसको खोल करके देखोगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं, वो पूरा पेपर की तरह एक दूसरे में ऐसे गोल सर्कल ऐसे फॉर्म में वो स्पाइरल फॉर्म में से लपेटा गया रहता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो दो उसमें मतलब प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों जो होती हैं बीच में एक दूसरा कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल करके जैसे पेपर वगैरह कुछ डाल करके और दोनों जो प्लेटों को अलग किया जाता है और प्लेट जो होता है बहुत लंबा रहता है। ठीक है, उसको गोल ऐसे लपेट करके छोटा किया जाता है तो बहुत लंबा रहता है। तो लंबा रखने का उद्देश्य क्या है कि उसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पहली चीज ये। और दूसरा कि दोनों जो प्लेट है उसके बीच में बस एक पेपर रखा गया है और एक दूसरे काफी क्लोज है, तो डेट मीन्स कि डी का मान भी बहुत कम हो गया मिलीमीटर में। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर ऐसे रहता है स्पेस, तो डी का मान भी कम हो गया, तो उससे भी उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ गया। ठीक है, और तीसरा डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम जिसका के का मान जितना ज्यादा होगा उससे उसका कैपेसिटेंस उतना गुना बढ़ जाएगा। तो इन तीन फैक्टर पे उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा, एक उसके एरिया पर, एक दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर, और दोनों प्लेटों के बीच जो डायलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं उस डायलेक्ट्रिक मीडियम पर। ठीक है, तो तीन चीजों पर ही उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है और इसमें बहुत मैनिपुलेट करके इससे भी क्वेश्चन आता है। आगे के हम लोग वीडियोज में क्लासेज में हम लोग इसको देखेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे अगर उसके प्लेट के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए या उसके एरिया को डबल कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के स्लाइड पे आज के तुम क्लास में बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है, और इसका नोट्स बनाइए। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने देख लिया, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताया कि क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देखिए समझिए, जो चीज़ें आपको समझ नहीं है उसको कमेंट्स में लिखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, उसको जरूर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कि आज के लिए थैंक यू।